मैं अजय, एक अनुभवी नाविक, पिछले कई सालों से समुद्र में सफर कर रहा हूं। मेरे काम ने मुझे कई जगहों पर ले जाया है, लेकिन यह सफर बिल्कुल अलग था। जिस दिन मुझे यह काम मिला, मैं उत्साहित था, लेकिन मन में एक हल्का सा डर भी था। यह काम एक पुराने भूतिया जहाज पर था, द ड्रेडनॉट। द ड्रेडनॉट की कहानी समुद्री गलियों में मशहूर थी। यह जहाज पिछले कई दशकों से सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि इस पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने इस जहाज के आसपास भूतों को देखा है, और कुछ तो ऐसे थे जो जहाज पर कदम रखते ही लापता हो गए। शुरू में मैंने इसे बस अफवाह माना, क्योंकि ऐसी कहानियां मैंने पहले भी सुनी थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब मैंने पहली बार जहाज को देखा, उसकी जर्जर हालत देखकर ही मेरा दिल बैठ गया। इस जहाज की बनावट ही अजीब थी, ऊंचा और भारी, मानो इसमें असीम ताकत छुपी हो। जहाज पर जंग लगी लोहे की गंध और सड़न की बू फैली हुई थी। उसके डेक पर हर जगह पतवारें, रस्सियां और अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही मैंने उस पर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो सीधे मेरे हड्डियों तक जा पहुंची। शाम होते ही मेरा काम शुरू हो गया। जहाज पर एक छोटा क्रू था जिनसे मैंने परिचय लिया। उनमें से एक था रमेश, जो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा था और काफी बातूनी था। उसने मुझसे कहा, अजय, ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है। इस पर रात के वक्त अजीब चीजें होती हैं। मैंने खुद देखा है। मैं उसकी बातों को हंसी में टाल दिया, पर जब उसने मेरे चेहरे की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो मेरे दिल में डर की एक हल्की लहर भर गई। रात को जब मैं अपने बंक में आराम करने गया, तब मैंने पहली बार अजीब सा एहसास किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने ध्यान से सुना और लगा कि कोई हल्की हल्की फुसफुसा रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरी थकान का असर है। फिर भी उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने रमेश से अपने अनुभव का जिक्र किया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अजय, मैंने तुमसे कहा था कि यह जहाज साधारण नहीं है। यहां एक पुरानी कहानी है इस जहाज के कप्तान की। वो कप्तान इस जहाज को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। मरते वक्त भी उसने कसम खाई थी कि वो इसी जहाज के साथ रहेगा, और वो आज भी यहां मौजूद है। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए चुप हो गया। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सब बस अफवाहें हैं, पर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही दिन ढलने लगा, मैं जहाज के गहरे हिस्सों में जाने का मन बना चुका था। वहां का माहौल बाकी हिस्सों से और भी ज्यादा ठंडा था। अजीब से परछाइयां यहां वहां दिखती थीं, मानो कोई अदृश्य चीजें मुझे देख रही हों। उस अंधेरे में चलते चलते मुझे एक पुरानी किताब मिली। वो शायद किसी पुराने क्रू मेंबर की डायरी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब के कवर पर खून के धब्बे थे, और उसमें कई जगह भयानक चित्र बने थे, जिनका मतलब समझना मुश्किल था। डायरी के पन्नों में एक अजीब घटना का जिक्र था। कप्तान ने इस जहाज को छोड़ने से मना कर दिया था, और उसने एक अजीब रस्म की थी। वो मानता था कि इस जहाज में एक शक्ति है जो उसे हमेशा जिंदा रखेगी। लेकिन उस रस्म के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जहाज बदल गया। रात में जहाज के डेक पर एक अजीब सी हवा चल रही थी। सभी क्रू मेंबर्स चुपचाप अपने काम में लगे थे, लेकिन हर कोई एक दूसरे को घूर रहा था, जैसे सबके मन में कुछ डर बैठा हुआ हो। मैं एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तभी मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है, पर वो हंसी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस हंसी में ऐसा कुछ था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। वो हंसी मानो किसी ने बहुत दर्द में आकर लगाई हो। तभी अचानक जहाज हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें हिलाकर कुछ जताना चाह रही हो। अब रात आधी बीत चुकी थी। मैं अपने बंक में आराम करने की कोशिश कर रहा था, पर उस हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। आंखें खोलते ही मुझे एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे मेरे बंक की ओर बढ़ रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो परछाई मानो मुझे देख रही थी, और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। वो परछाई अचानक गायब हो गई।
पर उसके जाने के बाद भी मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास हो रहा था, मानो उसने मेरे दिमाग में कोई निशान छोड़ दिया हो। इस डर से भरी रात ने मुझे एक बात समझा दी थी। द ड्रेडनॉट सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। यहां सिर्फ मैं और मेरे साथी नहीं थे। इस जहाज पर कुछ ऐसा था जो हमारे साथ खेल खेल रहा था, और शायद इस सफर का अंत हमारी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। पहले हिस्से की उन अजीब घटनाओं के बाद से मेरे मन में एक बेचैनी घर कर चुकी थी। जहाज पर जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे लिए एक खौफनाक अनुभव था। जहाज की पुरानी दीवारों पर जंग लगे निशान, जगह जगह टूटे हुए हिस्से और उस खौफनाक परछाई की यादें मेरे दिमाग में बसी हुई थीं। लेकिन इस सफर को पूरा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह जब सूरज उगा, जहाज का माहौल कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वो खामोशी भी अजीब थी, मानो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। मैं अपने बाकी साथियों से मिला। सभी के चेहरे पर एक अनजान डर था और उनकी आंखों में एक बेचैनी झलक रही थी। रमेश, जो पहले से ही इन घटनाओं के बारे में मुझे चेतावनी दे चुका था, अब और भी गंभीर दिख रहा था। अजय, तुमने वो हंसी सुनी थी ना? उसने मुझसे धीमे स्वर में पूछा। हाँ, मैंने हल्के से जवाब दिया। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस जहाज पर कुछ ऐसा है जो हमें यहां से जाने नहीं देना चाहता, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में और भी डर समा गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये सब मेरी कल्पना ही हो। मैंने खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं यहां केवल अपने काम के लिए आया हूं और ये सब बस एक भ्रम है। उस दिन शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। आकाश में काले बादल घिर आए और समंदर की लहरें और उग्र हो गईं। जहाज जोर जोर से हिलने लगा और सभी क्रू मेंबर्स घबराहट में इधर उधर भागने लगे। हर किसी के चेहरे पर एक अनजाना खौफ था। मैंने देखा कि रमेश जहाज के एक कोने में खड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ रमेश? कुछ तो है अजय, कुछ ऐसा जो हमें यहां से निकलने नहीं देगा। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसे समझाया कि यह सब बस हमारी सोच का असर है, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद अंदर से डरा हुआ था। तभी जहाज की बिजली अचानक बंद हो गई। हर जगह घना अंधेरा छा गया और इस अंधेरे में उस पुराने जहाज का खौफनाक मंजर मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। हमने टॉर्च का सहारा लिया और जहाज के डेक पर एक जगह इकट्ठा हुए। तभी किसी ने कहा, क्या किसी ने अभी किसी के कदमों की आवाज सुनी? हम सब चुप हो गए। दूर कहीं से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम कदमों से चल रहा हो। उस आवाज ने सभी के दिलों में एक अजीब खौफ भर दिया। अचानक रमेश ने सुझाव दिया कि हमें कप्तान के कमरे में जाना चाहिए। शायद वहां हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो इन अजीब घटनाओं का राज खोल सके। उसके सुझाव को सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे मालूम था कि उस कमरे में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम धीरे धीरे कप्तान के कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरे का दरवाजा बंद था और उस पर जंग लगी थी, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक भारी सी बू ने हमें घेर लिया। कमरे के अंदर का मंजर देखकर हम सब दंग रह गए। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थीं, जिनमें कप्तान के चेहरे को कई बार खौफनाक अंदाज में दिखाया गया था। टेबल पर एक पुरानी किताब पड़ी थी जिस पर धूल जमी हुई थी। रमेश ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें अजीब अजीब सी बातें लिखी थीं, जिनमें कप्तान के जीवन और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को इस जहाज पर ही बंधने की बातें थीं। जैसे ही रमेश ने पढ़ा, कप्तान ने कसम खाई थी कि वो कभी इस जहाज को नहीं छोड़ेगा। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। कमरे के भीतर हम किताब पढ़ ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की खटखटाहट होने लगी। हम सब डर से कांप उठे। वो खटखटाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाह रहा हो। हमने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गंवाए दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के बाहर फर्श पर खून के ताजे निशान थे जो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने ये निशान बनाए हों।
मैं अंदर तक हिल गया और अब मुझे यकीन हो चला था कि ये जहाज वाकई भूतिया है। रमेश ने कहा, अजय, हमें यहां से जल्द निकलना होगा। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने उससे सहमति जताई, लेकिन उस वक्त बीच समंदर में हम कर भी क्या सकते थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम उस जहाज पर ही रहें। रात का वक्त और भी ज्यादा खौफनाक था। जहाज पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो मेरे दिल को और भी ज्यादा डरा रही थी। मैं बंक में लेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर छोटी सी आवाज मुझे डरा रही थी। तभी अचानक मैंने अपने सिरहाने के पास किसी के सांसों की आवाज सुनी। मैंने जल्दी से आंखें खोली और देखा कि मेरे सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खून सी लाल जल रही थीं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो बाहर निकल ही जाएगा। मैं बिस्तर से उठा और भागकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो परछाई अचानक गायब हो गई। इस रात ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। मैंने अगले दिन बाकी क्रू मेंबर्स से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह की घटनाओं पर यकीन नहीं कर रहा था। सबका मानना था कि ये बस एक भ्रम है, लेकिन मैंने खुद उस परछाई को देखा था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं इस जहाज से जिंदा वापस जा पाऊंगा? पहली 2 रातों की भयानक घटनाओं के बाद अब मेरे अंदर खौफ बैठ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जहाज मुझे अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा और भय का माहौल था। अब दिन का उजाला भी मुझे कोई सुकून नहीं दे पा रहा था। उस सुबह मैं रमेश से मिलने गया। मैंने उसे अपने डर और बीती रात की घटना के बारे में बताया, पर उसने भी बस हल्के में टाल दिया, जैसे उसे इन सब का आदी हो गया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, पर उसने उसे छिपाने की कोशिश की। अजय, उसने गंभीरता से कहा, ये केवल एक साधारण जहाज नहीं है। मैंने यहां काम करने वाले कई लोगों से सुना है कि ये जहाज अपने में कई रहस्य छुपाए हुए हैं। मैंने उसकी बातों पर सवाल उठाया, लेकिन ऐसा क्या है यहां जो हमें चैन से रहने नहीं दे रहा? रमेश ने कहा, यह रहस्य शायद उस पुराने कप्तान से जुड़ा हुआ है। उसकी आत्मा इस जहाज पर ही कहीं भटकती रहती है। कहा जाता है कि वो अभी भी अपने जहाज को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी बातों से मुझे झटका लगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बीच कोई भूतिया ताकत मौजूद हो सकती है, लेकिन मेरे पिछले अनुभवों ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं अब कुछ भी मानने के लिए तैयार था। शाम होने लगी और धीरे धीरे जहाज फिर से अपने खौफनाक रंग में ढलने लगा। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, जहाज के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और कभी किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। मैंने अपने कैबिन में कुछ सुकून पाने की कोशिश की, लेकिन वो खौफनाक आवाजें पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो, मेरा पीछा कर रही हो। अचानक जहाज के पिछले हिस्से से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं हड़बड़ाकर उठा और उस दिशा में भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बाकी क्रू मेंबर्स भी वहीं इकट्ठा हो गए थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, वो चीख किसकी थी? कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। सब एक दूसरे को देखकर ही खौफ में थे। आखिरकार हमने वहां ज्यादा देर रुकना उचित नहीं समझा और वापस अपनी अपनी जगह चले गए। रात के उस सन्नाटे में मेरे लिए सोना असंभव था। मैं बस करवटें बदलता रहा। फिर आखिरकार मैंने तय किया कि उस कप्तान के कमरे में वापस जाकर देखूं। शायद वहां कुछ सुराग मिल सके कि यहां आखिर हो क्या रहा है। कप्तान के कमरे में फिर से कदम रखते ही एक भारी और घुटन भरा माहौल महसूस हुआ। टेबल पर पड़ी पुरानी किताब ने मेरा ध्यान खींचा। वो कप्तान की डायरी थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसकी लिखावट में एक तरह की बर्बरता और पागलपन झलक रहा था। डायरी में लिखा था, ये जहाज मेरा है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी आत्मा इस जहाज में हमेशा के लिए बसी रहेगी। कोई भी मुझे यहां से हटा नहीं सकता। इन शब्दों ने मेरे मन में और भी खौफ भर दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह जहाज वाकई भूतिया है और यहां कुछ ऐसा है जो हमें इस जहाज को छोड़ने नहीं देगा। उस डायरी को पढ़ने के बाद मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। जैसे ही मैं अपने कैबिन में वापस आया, बाहर का मौसम अचानक बिगड़ने लगा।
समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जहाज बुरी तरह हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस जहाज को हिला रही हो। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में मैं अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि बाकी क्रू मेंबर्स भी डेक पर इकट्ठा हो गए थे। सभी के चेहरे पर एक अजीब खौफ था। तभी अचानक जहाज के एक कोने से एक परछाई सी दिखी। वो परछाई धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर धुंधला सा था, पर उसकी आहट और उसके पास आने का तरीका दिल दहला देने वाला था। वो धीरे धीरे हमारे पास आती गई और फिर अचानक गायब हो गई। इस पूरी घटना के बाद हम सबने तय किया कि हमें जल्द से जल्द इस जहाज से निकलना चाहिए, पर समुद्र के बीचों बीच हम कहां जा सकते थे। बाहर का तूफान और जहाज की अजीब हरकतें हमारी जान की दुश्मन बन चुकी थीं। हमने मिलकर जहाज के कुछ हिस्सों की तलाशी ली ताकि शायद कोई सुराग मिल सके कि हम इस भयावहता से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, पर जो मिला उसने हमारे होश उड़ा दिए। जहाज के सबसे निचले हिस्से में हमें कप्तान की एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके साथ ही कुछ अजीब और रहस्यमयी निशान बने हुए थे जिनमें कुछ खास संकेत छुपे हुए थे। रमेश ने तस्वीर देखकर कहा, "ये वही है जिसने हमें इस जहाज पर कैद कर रखा है। हमें यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, इस भूतिया जहाज के सारे राज्य खोलना और इस कैद से बाहर निकलना। हमारे लिए यह सफर अब जानलेवा बनता जा रहा था, लेकिन हमें हर हाल में यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। कप्तान की तस्वीर और उसकी शैतानी मुस्कान को देखकर मैं भीतर से हिल गया था। रमेश की बातों ने मेरे दिल में डर का एक और बीज बो दिया। यह साफ था कि जहाज पर कुछ ऐसा था जो हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुझे हर कोने से कप्तान की काली परछाई झांकती महसूस हो रही थी। रात का समय हो गया था और अब जहाज का हर हिस्सा एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। लहरों की आवाजें और अंधेरे का घुटन भरा एहसास, ऐसा लग रहा था कि अब कोई हमारे बहुत करीब है। तय किया गया कि इस जहाज के रहस्य को समझने के लिए हम सभी को हर हिस्से की तलाशी लेनी होगी। रमेश, मैं और बाकी क्रू मेंबर्स मिलकर जहाज के निचले हिस्से में उतरने लगे। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था और जगह जगह सीलन और खून के धब्बे थे। चलते चलते हमें एक संकीर्ण सुरंग मिली। सुरंग में एक खौफनाक सी गंध और अजीब सा सन्नाटा था। हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी मेरे सामने एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा आया। उस दरवाजे पर कुछ अजीब और डरावने निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन निशानों को वहां खुदवाया हो। रमेश ने कहा, "लगता है यह दरवाजा किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। शायद यहां वो जवाब छुपा है जो हमें इस जहाज से छुटकारा दिला सकता है।" हमने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर जो देखा वो हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां एक कमरा था जिसमें एक पुरानी सी टेबल पड़ी थी और टेबल पर एक डायरियां और कुछ पुराने नक्शे थे। मैंने एक डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, "ये जहाज मेरे खून पसीने से बना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी से सौंप दी और अब ये जहाज मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। मरने के बाद भी मेरी आत्मा इसी पर बसेगी।" डायरी की इन लाइनों ने हमारे मन में डर का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। यह साफ था कि कप्तान ने अपनी आत्मा को इस जहाज के साथ बांध लिया था ताकि मरने के बाद भी वो इसे छोड़ न सके। उसने अपने जहाज को किसी श्राप की तरह बंधक बना रखा था। जैसे ही मैंने डायरी को नीचे रखा, हमें लगा कि कोई हमारी ओर बढ़ रहा है। टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक परछाई धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। वो परछाई और कोई नहीं बल्कि उसी कप्तान की थी जिसके बारे में हमने सुना था। उसकी आंखों में खून की तरह लाल रंग झलक रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम सब पीछे हट गए, लेकिन कप्तान की परछाई हमारे पीछे पीछे बढ़ती चली आ रही थी। उसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी, "कहां जा रहे हो? ये जहाज तुम सबकी कब्रगाह बनेगा। कोई इसे छोड़कर नहीं जा सकता।" हमने तेजी से दौड़कर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई हर जगह हमारा पीछा कर रही थी। उसके कदमों की आवाजें हमारे दिल की धड़कनों से भी तेज थीं।
भागते भागते हम जहाज के सबसे ऊपरी डेक पर पहुंच गए। चारों ओर घना अंधेरा था और लहरें एक अजीबोगरीब गुस्से में उफन रही थीं। कप्तान की परछाई अब हमारे ठीक सामने थी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन और नफरत का भाव था। उसने एक झटके में रमेश को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हें यह जहाज छोड़ने का हक नहीं है। यह जहाज मेरी आत्मा का घर है और यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। हम सब ने रमेश को बचाने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें पीछे धकेल रही हो। हमने अपने जीवन में कभी इतनी मजबूरी महसूस नहीं की थी। कप्तान की परछाई ने अचानक गायब होकर फिर से हमारे चारों ओर एक घेरा बना लिया। हर तरफ उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा अंत करीब है। जहाज का हर कोना अब खौफनाक सन्नाटे से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज ही जीवित हो और हमें निगलने की तैयारी कर रहा हो। हम अब पूरी तरह से जहाज के कैदी बन चुके थे। हर तरफ अंधेरा, सीलन भरी दीवारें और कप्तान की परछाई हमें घेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज ने हमें अपने अंदर समेट लिया हो। अब कोई दरवाजा या खिड़की हमारी ओर जाने का रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। रमेश की हालत बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा फक पड़ गया था और आंखों में डर और निराशा झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना होगा, चाहे जैसे भी हो। यह जहाज हमारी कब्रगाह नहीं बन सकता। जहाज के भीतर हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब होता जा रहा था। जहां भी हम जाते, कप्तान की परछाई हमारे सामने प्रकट हो जाती। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक और चेहरे पर एक मूक हंसी, जैसे उसे हमारी असहायता का आनंद आ रहा हो। रमेश ने झिझकते हुए कहा, यह जहाज, ये कहीं इंसानों का कब्रिस्तान तो नहीं? जितने लोग इस जहाज पर आए, उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं। उसके ये कहते ही मेरी रूह कांप उठी। अगर रमेश सही था तो इसका मतलब यह था कि हम भी कभी इस जहाज को छोड़ नहीं पाएंगे। चलते चलते हमें जहाज के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी सी किताब मिली। उस पर धूल की मोटी परत थी और कवर पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस किताब को देखते ही एक अजीब सा डर मेरे मन में भर गया। वो किताब किसी सामान्य इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे उसमें किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। मैंने हिम्मत करके उस किताब के कुछ पन्ने पलटे। उसमें जहाज की शुरुआत से लेकर अब तक की कई घटनाओं का वर्णन था। एक जगह पर लिखा था, यह जहाज अब आत्माओं का बंधक बन चुका है। जो भी इस पर आएगा, उसकी आत्मा इस जहाज में कैद हो जाएगी। उसे यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कप्तान ने अपनी जान से ज्यादा इस जहाज को चाहा है। किताब की इन बातों ने हमें अंदर तक हिला दिया। रमेश की आंखों में एक नई डर की चमक आ गई थी। वो किताब को छूने से भी डर रहा था। अचानक हमें दूर से कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो, कोई चीख रहा हो। हमने उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डालकर देखा तो वहां एक परछाई थी जो आग की लपटों में लिपटी हुई थी। वो परछाई कभी कप्तान की शक्ल लेती तो कभी एक मासूम यात्री की। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो। हमारे करीब आते ही उसने एक घुटी हुई आवाज में कहा, भाग जाओ, इस जहाज में रुके तो मौत ही तुम्हारी मंजिल होगी। हमने उससे कुछ और जानने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा हमें आखिरी चेतावनी दे रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, जहाज का वातावरण और भी खौफनाक होता जा रहा था। अचानक हमें जहाज की दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे। वो निशान दीवारों पर जैसे जीवित हो गए हों और हमारी ओर बढ़ने लगे। रमेश ने कहा, हमें यहां से भागना होगा, ये जगह हमारी जान लेने पर तुली है। हम दौड़ने लगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाज का हर हिस्सा हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके लकड़ी के तख्ते जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हमारी ओर खींच रहे थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे वो खौफनाक परछाई हमारे करीब आती जा रही थी। हम अचानक उस जगह पहुंचे जहां कप्तान की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की जलन साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ाया और कहा, तुम सबने मेरे जहाज की शांति को भंग किया है। अब कोई इस जहाज से जिंदा नहीं जा सकता। उसकी बातों ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया। हम समझ गए थे कि ये जहाज अब हमें छोड़ने वाला नहीं था। कप्तान की परछाई हमारे चारों ओर घूमने लगी और हमें लगा जैसे वो हमें मारने की तैयारी कर रहा हो।
रमेश ने हिम्मत जुटाकर उसे जवाब दिया, तुम चाहे जो भी कर लो, हम यहां से भागने की पूरी कोशिश करेंगे। हम भागते हुए फिर से उस सुरंग में आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। हमें लगा कि शायद यही हमारा आखिरी मौका है बचने का, लेकिन जैसे ही हम सुरंग के अंदर दौड़े, ऐसा महसूस हुआ कि सुरंग खुद भी अब संकीर्ण होती जा रही है, जैसे वो हमें हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। सुरंग का अंधेरा अब पहले से भी ज्यादा गहरा और भयानक हो गया था। हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और अचानक से हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत से हमें खींच रही हो। हम सब मौत से भाग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौत हमसे ज्यादा तेजी से हमारा पीछा कर रही थी। कप्तान की आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी, तुम मेरे जहाज को छोड़ नहीं सकते, ये तुम्हारी कब्रगाह है। हमारी हर सांस भारी हो चुकी थी। हमारे दिलों की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिलने लगी थी और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाज का कोई न कोई हिस्सा हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। हम सुरंग में थे, चारों ओर घुप अंधेरा और कहीं कहीं से सड़ी हुई लकड़ियों की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें घेर कर ये सुरंग हमें किसी अज्ञात जगह पर ले जा रही हो। रमेश की हालत बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था और उसकी आंखों में अब एक अलग ही किस्म का भय था। उसने कांपती आवाज में कहा, इस जहाज से निकलना मुमकिन नहीं है। यह जगह हमसे खेल रही है, यह हमें खत्म करके ही छोड़ेगी। हम दोनों अंधेरे में किसी दरवाजे की तलाश कर रहे थे जो शायद हमें इस जहाज से बाहर का रास्ता दिखा सके। अचानक हमारी टॉर्च की रोशनी में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा जिस पर जंग लगी हुई थी। हमने सोचा कि शायद यही हमारा आखिरी मौका है निकलने का। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। रमेश ने भी अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा और आखिरकार हमने उसे खोल लिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबा गलियारा नजर आया जो और भी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने हिम्मत जुटाई और उस गलियारे में कदम रखा, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुंचे, दरवाजा अचानक से जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। हम मुड़े और देखा कि दरवाजा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। रमेश ने बुदबुदाते हुए कहा, यह सब हमारे साथ क्या हो रहा है? ये जगह हमें कैद करना चाहती है। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, गलियारे की हवा अचानक से बेहद ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि हमारे शरीर जमने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जिंदा कब्र में कदम रख चुके हों। हमारे हर सांस से भाप निकल रही थी और हवा में सर्दी की गहराई का एहसास हो रहा था। तभी हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें दीवारों पर कुछ उभरी हुई आकृतियां दिखाई दी। वो चेहरे थे, अधूरे, जले हुए और दर्द से भरे चेहरे। उन चेहरों को देखते ही हमारी रूह कांप गई। रमेश ने कांपते हुए कहा, ये वो लोग हैं जो इस जहाज में फंसकर मर गए। अब उनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं। वो चेहरे जैसे हमें घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक तरह का आग्रह था, जैसे वो हमसे मदद मांग रहे हों, लेकिन उनके होंठ सिले हुए थे और वो सिर्फ दर्द में कराह सकते थे। जैसे ही हम उस गलियारे के अंत में पहुंचे, वहां एक खिड़की दिखाई दी जो समुद्र की ओर खुलती थी। हमें लगा कि शायद यहीं से हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन तभी हमें अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जैसे ही हमने मुड़कर देखा, कप्तान की परछाई वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज जैसे हमारे दिल की धड़कनों को थामने का इशारा कर रही थी। रमेश ने चीखते हुए कहा, भागो, ये हमें मार डालेगी। हम दोनों ने खिड़की की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कप्तान की परछाई ने हमारे रास्ते में आकर हमें घेर लिया। उसने अपने ठंडे और भारी हाथ से मेरा गला दबोच लिया। ऐसा लगा जैसे मेरी जान अब निकलने वाली थी। मेरी सांसें थमने लगीं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की रोशनी कप्तान की आंखों पर डाल दी। कुछ पल के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ी और हमने मौका देखकर दौड़ लगा दी। हम जैसे तैसे वहां से भागे और एक छोटे से कमरे में जा छुपे, लेकिन वो जगह भी हमें सुरक्षित महसूस नहीं हो रही थी। कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, सिसकियां, चीखें और दर्द भरी कराहें। हमें महसूस हुआ कि हम इस जहाज में अकेले नहीं हैं।
ये आत्माएं हमारे चारों ओर भटक रही थी, हमें महसूस कर रही थी, हमें छूने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए रमेश ने मेरी ओर देखा और कहा, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमें यहां से किसी तरह निकलना ही होगा। कमरे के एक कोने में एक और दरवाजा था जो शायद हमें इस जहाज से बाहर निकाल सकता था, लेकिन जैसे ही हमने उसे खोलने की कोशिश की, वो खुद ब खुद खुल गया। सामने एक बड़ा हॉल था जहां जहाज के पुराने नक्शे और कप्तान की तस्वीरें टंगी हुई थीं। उन तस्वीरों में कप्तान की आंखें अब भी जल रही थीं, जैसे वो हमें देख रही हों। हॉल के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। लालटेन की लौ से अजीब सी रोशनी फैल रही थी जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हमें इस जहाज से बाहर निकलना है तो हमें इस लालटेन का राज समझना होगा। जैसे ही हम लालटेन के पास पहुंचे, उसकी रोशनी तेज हो गई और अचानक हॉल की दीवारों से आत्माओं के हाथ निकलने लगे। उन्होंने हमें घेर लिया, हमारी चीखें घुटने लगीं और एक पल के लिए लगा कि अब हमारी मौत निश्चित है। उन आत्माओं ने हमें जकड़ लिया था और अब हम पूरी तरह से उनके शिकंजे में थे। तभी कप्तान की आवाज गूंजने लगी, तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब यही जहाज तुम्हारा भी कब्रगाह बनेगा। हम चीख रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्माओं ने हमें पकड़ रखा था। हॉल का दरवाजा बंद हो गया और लालटेन की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। आखिरी रोशनी के साथ हमारी उम्मीदें भी बुझ रही थीं। हमारी सांसें थमने लगीं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और हमारे कानों में सिर्फ हमारी चीखें और कप्तान की हंसी गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे हम इस जहाज का हिस्सा बन चुके थे और आखिरकार वो अंतिम चीखें हमारी आखिरी आवाज बन गईं। अंधेरा छा चुका था और मेरी चेतना धीरे धीरे डूबती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस जहाज ने हमें पूरी तरह से निगल लिया है। मैं और रमेश दोनों किसी अनजान शक्ति के सामने बेबस महसूस कर रहे थे। हमारी चीखें उस खौफनाक हॉल में गूंज रही थीं, लेकिन यहां कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सके। चारों ओर वही भटकती आत्माओं का भयावह अट्टहास था और उस हॉल में हर तरफ डर का साया मंडरा रहा था। जैसे ही हमारी चेतना थोड़ी लौटी, मैंने ध्यान दिया कि हॉल की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे। वो निशान किसी पुराने मंत्र जैसे दिखते थे, जिनमें जहाज के खोए हुए यात्रियों की दर्दनाक कहानियां उकेरी गई थीं। हर निशान के नीचे कुछ नाम लिखे हुए थे जो शायद उन लोगों के नाम थे जो इस जहाज पर आखिरी बार सवार हुए थे और अब हमेशा के लिए खो चुके थे। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, यह जहाज सिर्फ एक सफर का साधन नहीं था, ये एक जाल है, यहां आने वाला कभी लौट नहीं पाता। मेरे मन में अचानक एक विचार आया, शायद अगर हम उन आत्माओं के नामों को जान सकें तो हमें इसका राज समझ में आ सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने दीवार पर लिखे नामों को पढ़ने की कोशिश की, मेरा सिर चकराने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें जहाज के हर कोने में भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगीं। वो हमें देख रही थीं, हमारी ओर बढ़ रही थीं, जैसे उन्हें हमारी आत्माएं चाहिए थीं। रमेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डालने की कोशिश की, लेकिन उनकी रूहें इतनी घनीभूत थीं कि रोशनी उनके आर पार निकल जाती थी। उनका एक एक कदम हमारे दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। रमेश की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। अगर हम और देर करेंगे तो शायद हम भी इन रूहों में शामिल हो जाएंगे। हमने फिर से जहाज के हर हिस्से में कोई ऐसा सुराग खोजने की कोशिश की जो हमें बाहर निकाल सके। हर दरवाजे के पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था। एक कमरे में हमें एक पुरानी डायरी मिली जो शायद किसी पूर्व कप्तान की थी। उस डायरी में जहाज की खौफनाक दास्तानें लिखी थीं, वो लोग जो इस जहाज में फंसे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। डायरी में एक जगह लिखा था, इस जहाज का राज इसके अतीत में छिपा है। जो इस जहाज का हिस्सा बन जाता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं बन जाती है। इस जहाज पर सवार होकर उतरना मुमकिन नहीं। रमेश ने डायरी को पढ़कर उसे बंद कर दिया और मुझे देखा। हमारी भी यही कहानी बनने वाली है क्या? हम जैसे ही आगे बढ़े, हॉल के बीचों बीच एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक वहां एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो वही कप्तान था जिसकी भूतियां आंखें जल रही थीं। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उपस्थिति ने हमें ठंडे पसीने से लबालब कर दिया।
कप्तान ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने इस जहाज पर कदम रख दिया है, अब वापसी मुमकिन नहीं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? वो खामोश रहा, बस हमें देखता रहा। उसके चेहरे पर एक क्रूर संतोष का भाव था, जैसे उसे हमारी हालत देखकर खुशी हो रही हो। तभी उसने अपनी परछाई को हमारी ओर इशारा किया और वो परछाई हमें घेरने लगी। जैसे जैसे कप्तान की परछाई हमारी ओर बढ़ी, हमें लगा जैसे हमारी मौत करीब आ रही है। वो परछाई हमें अपनी गिरफ्त में लेने लगी और हमें चारों ओर से उसकी भयानक ठंड महसूस होने लगी। रमेश ने डर से कांपते हुए कहा, यह हमें मार डालेगा, हमें भागना होगा। हमने आखिरी बार बचने की कोशिश की और भागते हुए जहाज के उस पुराने गलियारे की ओर दौड़ पड़े। हमें लगा शायद यही आखिरी मौका है बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही हमने गलियारे में कदम रखा, हमारे सामने हर तरफ आत्माएं खड़ी थीं, हमारे भागने का रास्ता रोकती हुई। हम पूरी ताकत से उन आत्माओं को चीरते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमें हर बार रोक लेती। हमारी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी हमें जहाज के एक कोने में एक और दरवाजा दिखाई दिया और हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोल दिया। बाहर का अंधेरा हमें निगलने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन हमने कदम बाहर रखने की हिम्मत की। जैसे ही हमने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वो दरवाजा अचानक बंद हो गया। हम मुड़े और देखा कि वो दरवाजा फिर गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। हमने सोचा कि शायद अब हम बाहर निकल चुके हैं, लेकिन तभी हमें एहसास हुआ कि हम अब भी उसी जहाज के किसी दूसरे हिस्से में थे। कप्तान की हंसी फिर से हमारे कानों में गूंजने लगी और हम समझ गए कि हमारी मुक्ति अब नामुमकिन है। उस रात की आखिरी यादें बस अंधेरे और आत्माओं से भरी चीखें थीं। हम अब भी जहाज में कैद हैं, उसकी खौफनाक भटकती आत्माओं का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम भी उस जहाज का हिस्सा हैं, उसकी अंतहीन कहानियों का एक और अध्याय। और वो जहाज, वो अब भी समंदर की अंधेरी गहराइयों में भटक रहा है, न जाने कितनों को अपनी कैद में लेने के लिए तैयार।